नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल GSMIQs विद आदर्श में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसे हम लोगों को क्या कहा जाता है, जिसे हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है। मैग्ना कार्टा दोस्तों एक तरह का प्रपत्र था, ठीक, एक तरह का प्रपत्र था जो ब्रिटेन के राजा के द्वारा जारी किया गया था, ठीक, लोगों के अधिकार के स्वरूप में। तब से दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार है इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाने लगी अपने भी देश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी को पता होगा ये जो मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, इनसे क्वेश्चन 1 या 2 हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इसको दोस्तों लास्ट तक बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहला जो था वो संघ, ठीक, संघ और इसके क्षेत्र मतलब कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड था। जो सेकंड था भाग वो था नागरिकता से। इसके बाद जो तीसरा भाग आता है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, वो है मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 मतलब कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार को किस देश से प्रभावित होकर लिया गया है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी अमेरिका या डी जर्मनी। तो दोस्तों याद रखिएगा मौलिक अधिकार को अपने देश में अमेरिका से प्रभावित होकर, ठीक दोस्तों, अमेरिका से प्रभावित होकर लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। जैसा कि अभी अभी हमने बात की दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। किसे कहा जाता है दोस्तों, मौलिक अधिकार को। इसके बिना दोस्तों किसी देश को लोकतांत्रिक कहा ही नहीं जा सकता, ये हम लोग समझ सकते हैं। तभी दोस्तों इन अधिकार को मूल कहा गया है। क्यों कहा गया है, मूल कहा गया है, क्योंकि जो इनका जो रक्षा करता है, जो इनका रक्षक है, जो इनका गारंटी करता है वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट है। मतलब कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी अधिकार का हनन होता है तो पब्लिक क्या करेगी दोस्तों, वो जरूरी नहीं है कि सेशन कोर्ट में जाए, जरूरी नहीं है कि सत्र न्यायालय में जाए, जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय में जाए, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों का तात्पर्य है। ए राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, बी तानाशाही लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, सी राजशाही लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा मूल अधिकारों का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। किससे दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, ठीक। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है। कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की, व्यक्तियों की सरकार बनाना, ना कि कानून की, तानाशाही सरकार बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मूल अधिकारों का उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। मतलब कानून के हिसाब से ही जो है चलेगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे ताकतवर हो या कमजोर हो, सबको कानून के हिसाब से चलना है। अपने देश में कुछ कानून है उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना है, ठीक। सब लोग जो है कानून के विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों के, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों का नाम मूल होने का कारण क्या है। जैसा कि अभी अभी ने बात की, इन्हें जो है वो संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की है, ठीक। संविधान ने इसका जो गारंटी करता है, जो सुरक्षक है, वो साक्षात किसे बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को बनाया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे। तो दोस्तों याद रखिएगा मूल रूप से संविधान में कितने, 7 मूल अधिकार थे। कितने थे, 7 मूल अधिकार। फिर दोस्तों एक जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक, मतलब कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए हटा दिया गया। और इसको दोस्तों मतलब हटाने का मतलब ये नहीं कि एकदम हटा दिया गया, अब ये मूल अधिकार ना होकर विधिक अधिकार रह गया। कैसा रह गया है, कानूनी अधिकार रह गया है, जो कि आर्टिकल 300A के तहत रखा गया, ठीक। अब इसे आर्टिकल 300A में रखा गया, ठीक। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, ठीक। वर्तमान में सिंपल सी बात है दोस्तों, एक हट गया तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक। क्या कह रहा है, भारत के संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में, 14 से 18, 12 से 16, 13 से 17 या 19 से 22। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के संविधान में जो समता का अधिकार है, ठीक, क्या जो समता का अधिकार है वो है 14 से 18 में। किसमें दोस्तों, 14 से 18 में, ठीक।
नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए याद रखना 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार। फिर जो 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर दोस्तों 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 जो है वो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर दोस्तों वो जो 29-30 है वो दोस्तों जैसे कि सांस्कृतिक संबंधी अधिकार है अल्पसंख्यक लोगों के, वो सब है ठीक उसमें, तो जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, 18 से 22, 19 से 22, 29 से 30 या 25 से 28। तो दोस्तों याद रखिएगा 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और दोस्तों जो आर्टिकल 19 है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 19 के तहत भी कभी कभी इसके अंदर पूछ देते हैं इसमें कितने अधिकार हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग एक ट्रिक याद करना, कौन सी, बोस, ठीक, क्या ट्रिक है, बोस संग आया, ठीक, बोस संग आया, ठीक, और बस व्यापार किया, इतना रखिए, बोस संग आया, बस व्यापार किया, क्या याद रखना है, बस व्यापार किया, ठीक, किया वाला आगे साइलेंट रहेगा। अच्छा देखिए बो से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 91 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 19(1)(a), क्या 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) के तहत क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। सा से दोस्तों हो जाएगी सभा बनाने की स्वतंत्रता, इसके बाद मतलब कि बी है ना, ऐसा चलते रहेंगे। फिर दोस्तों जो सी से हो जाएगा संघ, मतलब कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये पूरा जो है संघ है। संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे संगठन, जैसे बीजेपी पार्टी, समाजवादी, बसपा, आरजेडी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ये सब क्या है, ये सब इन्होंने अपना संगठन बनाया हुआ है, ठीक, जो कि एक राजनीतिक दल के रूप में जिसको हम लोग पहचानते हैं, ठीक। तो ऐसा जो संगठन है वो सभी बना सकते हैं, ठीक, हर व्यक्ति को अधिकार है अपना अपना संगठन बनाने का। फिर दोस्तों आया की बात है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक, कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना, जिससे कि क्योंकि ये जो भारत जो है पूरा अपना देश है ना, इसके अंदर हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कुछ चीज़ें कहीं कहीं पर जो हैं वो एक कुछ मतलब कि रोक भी है, जैसे कि कुछ जैसे मान लीजिए जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक, तो उनकी संस्कृति और उनके जो कल्चर है, मतलब कि जो उनका जो कल्चर है और जो उनका रहन सहन है, उनका जो तरीका है, उसको संरक्षित करने के लिए तो कहीं कहीं जो है वो रोक लगाई गई है, ठीक, उन जो रोक लगाई गई है। फिर दोस्तों बास है दोस्तों, बस से है बसने की स्वतंत्रता, किसकी है, बसने से, मतलब कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। इसके बाद दोस्तों आया व्यापार करने की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से भारत में कहीं भी व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। अच्छा देखिए ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये सीमित है, असीमित नहीं है। इसका मतलब ये है राज्य इसमें जो है युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब जैसे व्यापारी की बात है, अब व्यापार में अब ये थोड़ी नहीं है कि औरतों का और बच्चों का व्यापार करने लगो, है ना, उल्टे सीधे व्यापार करने लगो, ड्रग्स गांजा का व्यापार करने लगो, तो ये सब नहीं कर सकते, ठीक। तो दोस्तों इसका क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर, 19 से 22। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में। अभी हमने बात की दोस्तों आर्टिकल 23-24, 14 से 18 समता का अधिकार, फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और जो 23 से 24 है दोस्तों वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, याद रखना। इसके बाद है दोस्तों भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ठीक, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, 25 से 28, 30 से 32, 16 से 18 या 19 से 22। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा क्या है, 25 से 28, 25 से 28 में क्या है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का, कैसी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। जैसे कि कुछ अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब कि आस्तिक और नास्तिक लोग भी अपने हिसाब से रह सकते हैं, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसके अंदर, ये सब जितनी भी स्वतंत्रता है ये इसके अंदर है, ठीक। नेक्स्ट है फिर दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, 29 से 30, 31 से 32, 33 से 34 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो आर्टिकल 29-30 में, ठीक, आर्टिकल 29-30 में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35। तो भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों, क्योंकि इसके बना मतलब कि मूल अधिकार तो दे दिए गए लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इसका गारंटी करता है ना, मतलब कि इसकी रक्षा कौन करेगा। जब यही सब नहीं बताया जाएगा, इस पर अगर मतलब कि इसके लिए गारंटी नहीं दी जाएगी, इसके लिए कौन खड़ा है, नागरिक कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जैसे कि प्रतिषेध, परमादेश, ये सब हैं, जब ये सब मतलब कि जब दे दी गई तब सही में इसका जो अर्थ समझ में आया कि हाँ अब मूल अधिकार सही से दिए गए। तो दोस्तों इसीलिए जो आर्टिकल जो 32 है ये खुद मतलब आर्टिकल 32 जो है ये मूल अधिकारों का
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अपने आप में खुद एक मूल अधिकार है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा दोस्तों? इसे संविधान की आत्मा कहा, याद रखिएगा। अच्छा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को, और दोस्तों प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ठीक, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों एम हिदायतुल्लाह ने भी कहा था। ठीक, ये भी याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो दोस्तों यही बात अभी हम कर ही रहे थे, किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक, याद रखना। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाकर मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो दोस्तों जो कि अभी हमने बात की, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया, जो कि आर्टिकल 301 के तहत रखा गया है। ठीक, 17वां नंबर है दोस्तों, नेक्स्ट है जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीमित है लेकिन वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, सीमित है और वाद योग्य भी हैं ये। असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, असीमित नहीं है, सीमित ही हैं और वाद योग्य भी हैं। सी असीमित है, बिल्कुल गलत, वाद योग्य नहीं है। मतलब कि ए सी डी गलत है, जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये असीमित नहीं है, ठीक, सीमित है और वाद योग्य भी हैं। अगर इनका हनन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट भी कौन सी? आप अगर चाहो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो। इसके बाद है दोस्तों, मूल अधिकारों का गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मूल अधिकारों की जो गारंटी है वो सर्वोच्च न्यायालय देता है। कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय देता है। वो इससे जो है मतलब कि हट नहीं सकता, वो इस अपने दायित्व से हट नहीं सकता कि अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो अवसर की समानता है ये अनुच्छेद 15 में, किसमें? अनुच्छेद 16 में। याद रखना, जो अवसर की समानता है ये अनुच्छेद 16 में है, 17 में है दोस्तों अस्पष्टता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक, और जो 15 में है वो धर्म, लिंग है ना, जात के आधार पर जो भेदभाव है उससे स्वतंत्रता। ठीक, मतलब किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दोस्तों 14 में पता ही है क्या है? विधि के समक्ष समता। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? अवसर की समता वो है दोस्तों अनुच्छेद 16 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 16 में, याद रखना। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 16 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, 17, 19 या 21? दोस्तों अभी बात की किसमें है? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। फिर दोस्तों, बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24? तो दोस्तों याद रखिएगा, बलात् श्रम की बात कर रहे हैं, यह है अनुच्छेद 23 में। देखिए याद रखना, बलात् से आप लोग बल मत समझ लेना। ठीक, अगर इंग्लिश में तो सही किया गया, लिखा गया है लेबर्ड फोर्स। ठीक, इंग्लिश वाले तो समझ जाएंगे कि ये लेबर्ड फोर्स है। तो आप लोग हिंदी वाले भी याद रखना, जो बाल श्रम है वो 24 में। किस में है? 24 में। लेकिन जो बलात् है ये है, बलात् का मतलब बलपूर्वक अगर किसी से श्रम कराया जाता है, किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जाता है, या जबरन फ्री में काम कराया जाता है, तो दोस्तों ये सब बलात् श्रम की। बलात् का मतलब आप लोग बाल मत समझ लेना, बाल श्रम, ये बलात् श्रम है, बलपूर्वक श्रम कराना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, उपाधियों का अंत मूल अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो उपाधियों का अंत है ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। किसमें? अनुच्छेद 18, जो कि समता का अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है। फिर दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, उपाधियों का अंत, बलात् श्रम का प्रतिषेध, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका संरक्षण। अच्छा, ये जो दोस्तों अनुच्छेद 21 आर्टिकल है हमारा, अनुच्छेद 21, ये काफ़ी डायनेमिक हो चुका है। क्यों डायनेमिक हो चुका है दोस्तों? ये जो आर्टिकल है, ठीक, ये जो आर्टिकल है काफ़ी डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि आपको जो विदेश जाने का अधिकार है, ये दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत नहीं आएगा, ये आर्टिकल 21 के तहत आएगा। क्योंकि जो अपने शरीर को, ये एक मेनका गांधीवाद दोस्तों हुआ था, उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारत में आने जाने की स्वतंत्रता के अधिकार से भिन्न होगा। ठीक, और दोस्तों जैसे कि विवाह करने का अधिकार है, तो ये आपका खुद का डिसीजन है। आपका जो प्राण एवं दैहिक वाला स्वतंत्रता है, ये अभी आर्टिकल 21 के तहत आएगा। निजता का अधिकार भी दोस्तों इसी के तहत आएगा। ठीक, याद रखना। तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में आता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 14, ठीक याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो हैं भारत के नागरिक को हैं, बाकी जो हैं विदेशियों को भी मिले हुए हैं, ठीक, लेकिन ये सिर्फ भारत के नागरिक को हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। फिर दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 28? तो दोस्तों याद रखिएगा निजता का अधिकार जो कि अभी अभी हमने बात की, ये आर्टिकल 21 के तहत जो है संरक्षित है, ठीक। फिर दोस्तों, निम्नलिखित मूल अधिकारों में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो अस्पृश्यता का अंत है ये समता के अधिकार में दिया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 17 में, ठीक। आर्टिकल 17 में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा क्या था दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत जो है वो उसी में दिया गया, ठीक। फिर दोस्तों, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना भारत के संविधान में किस मूल अधिकार के तहत आता है? अनुच्छेद 19, 21, 24 या 27? तो ये दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के। फिर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। तो दोस्तों अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध, सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है भैया, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगर राज्य कुछ ऐसा करता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकार का हनन होता है तो जो है ये नागरिक जो है उसके प्रति दावा ठोक सकता है। क्या कर सकता है? उसके विरुद्ध जो है वो कोर्ट में जा सकता है। तो याद रखना है जो अधिकार है वो वो जो अधिकार है वो दोस्तों क्या है? वो राज्य के विरुद्ध क्या है? नागरिकों के दावे हैं। किसके? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों, निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कौन कौन आते हैं? बलात्कार श्रम, बाल श्रम, अस्पृश्यता का अंत, ए और बी दोनों। तो दोस्तों याद रखना शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है इसमें ए तथा बी दोनों आते हैं, बलात्श्रम और बाल श्रम। बलात्श्रम आएगा 23 में, और दोस्तों ये जो बाल श्रम है ये आएगा 24 में। अभी हमने पढ़ा था जो आर्टिकल 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का। फिर दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत रिट जारी करने में किसका न्यायिक क्षेत्राधिकार विस्तृत है? तो दोस्तों याद रखना अगर संवैधानिक उपचारों की बात है और रिट जारी करने की बात है तो इसमें जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, न्यायिक क्षेत्राधिकार है दोस्तों वो है किसका ज़्यादा? वो जो है ज़्यादा दोस्तों किसका है? वो है हाई कोर्ट का। किसका दोस्तों? हाई कोर्ट का, याद रखना, ठीक। हाई कोर्ट का है। किसका है? हाई कोर्ट का। लेकिन अगर पूछ दे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तो दोस्तों याद रखना क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार जो है वो किसका है दोस्तों? वो है किसका ज़्यादा है? वो है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक। वो है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अच्छा देखिए दोस्तों ये भी यहाँ पर समझ लेते इतनी चीज़, आखिर ये जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है ये उच्च न्यायालय का क्यों ज़्यादा है? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ संवैधानिक उपचार के अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो किसी और भी अधिकार का अगर हनन होता है तब भी दोस्तों रिट जारी कर सकता है। और जो क्षेत्रीय अधिकार है इसमें दोस्तों मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का क्यों ज़्यादा है क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य में कहीं भी जारी कर सकता है, और जो उच्च न्यायालय है सिर्फ अपने राज्य के अंदर ही जारी कर सकता है। तो आई थिंक अब चीज़ ये क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। याद रखना जो ये न्यायिक क्षेत्राधिकार है ये किसका ज़्यादा? उच्च न्यायालय का ज़्यादा है, ठीक। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपसे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।